और चलिए खबर भारत में अब बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। पहली खबर भोपाल से है, जहां भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों। भोपाल के गुफा मंदिर प्रांगण में मूर्ति की स्थापना हुई। जन्मोत्सव कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान भी किए। भगवान परशुराम के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा परशुराम का पाठ। जी हाँ, मंदिरों की जमीन नहीं बिके, इसके लिए बनाई जाएगी समिति। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। मंदिरों से लगी जमीन को सरकार नहीं करेगी नीलाम। और कई और महत्वपूर्ण बातें, जिसमें संस्कृत शिक्षकों की जाएगी भर्ती। पुजारियों का भी मानदेय 5,000 करने का ऐलान किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानून को फोन लाइन पर जुड़ेंगे। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी उपलब्धियों वाला दिन, परशुराम जी की हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनकी विशाल मूर्ति का अनावरण हो गया और साथ में ऐलान हो गया फिर से कई सारी घोषणाओं का। बिल्कुल, आज का बड़ा पवित्र दिन माना जाता है जी, अक्षय तृतीया का। इस दिन भगवान परशुराम जी का जो है जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। जी, और आज के दिन हिंदू समाज जो है वो विवाह के लिए बड़ा शुभ दिन मानते हैं। तो भगवान परशुराम की जो प्रतिमा का स्थापना हुई है जी, भोपाल के प्रसिद्ध गुफा मंदिर में जी, 21 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थापित हुई है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसका अनावरण किया है। बिल्कुल 1100 पंडितों ने जो है स्वस्ति वाचन किया उस अवसर पर। और बड़े श्रद्धा पूर्वक जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित है। ये बड़ा शुभ दिन और अच्छा दिन माना जाएगा। और इसी दिन जो है इत्तेफाक से आज ईद का भी त्योहार आ रहा है। तो ये भी एक गंगा जमुनी संस्कृति कही जाएगी कि दोनों समुदायों के जो है वो इसमें लोग सम्मिलित होकर के और अपने अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का, अपने खुदा का स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो परशुराम जयंती है इसको इस प्रकार से मनाया गया और ये पूरे देश भर में मनाई जाती है। बिल्कुल सही। आज सोशल मीडिया पर भी जो है वो एक दूसरे को बधाई के संदेश का आदान प्रदान हो रहा है लगातार। जी जी, जिस तरह से पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है, उनके जो भी शिक्षा होगी उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह और भी बहुत सारे जयंतियाँ आती हैं, बहुत सारे जन्मोत्सव आते हैं, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि इस अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक तौर पर भी देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये क्रम लगातार बना रहना चाहिए। पाठ्यक्रमों के जरिए ऐसे लोगों के बारे में जानकारी, ऐसे अगर शख्सियतों के साथ साथ ये जो धार्मिक जो व्यक्तित्व जिनको कहा जाता है, ईश्वर के बारे में अगर हम बात करना चाहें या किसी भी व्यक्तित्व के बारे में हम बात करना चाहें, तो पाठ्यक्रम को अब समय समय पर बदलते रहना जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, समय के हिसाब से हर चीज में बदलाव आता है। जिस प्रकार से घड़ी का कांटा एक जगह स्थिर नहीं रहता है, लगातार घूमता रहता है, समय भी उसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है। और कैलेंडर की तिथियां भी जो है वो बदलती रहती है, तारीखें बदलती रहती है। तो ये जो बदलाव है ये जरूरी है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि संस्कृत के जो विद्यार्थी है जो संस्कृत पढ़ेंगे उनको स्कॉलरशिप देंगे। और जो पाठ है भगवान परशुराम जी का उसको हम पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करेंगे और उनके बारे में बच्चे जान सकें। ये भी बड़ा अच्छा एक कदम है, क्योंकि कई चीजें विलुप्त होती जा रही है।
और उन विलुप्त होने वाली चीजों को हाँ। हमको बचा के रखना है। और आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है जी, उसको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जैसे ये उनकी समाज से जीवनी। संबंधित भी है, धर्म से संबंधित भी है। हम्म। और भगवान परशुराम का इतिहास उठा के देखा जाए हाँ, तो वो बड़े पितृ भक्त थे। बिल्कुल। जी जी। भगवान परशुराम ने अपने पिताजी के कहने से अपनी माता का सिर काट करके उनके सामने प्रस्तुत कर दिया था। और उनके पिताजी में भी इतनी शक्ति थी कि वो माता को उन्होंने फिर से जीवित कर दिया था। तो भगवान परशुराम जो है पितृ भक्त थे। इससे ये संदेश भी जाता है समाज में और जी बच्चों को जी कि जी। माता पिता का जो है वो बिल्कुल, आदर जी। आपको करते जी, रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सर, जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। वाकई उन्होंने कही है बात कि शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हैं उपयोगी, यही पाठ सिखा गए हैं महान योगी। तो परशुराम जयंती की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। सबसे जो अगली महत्वपूर्ण खबर वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से जुड़ी हुई है, उनकी बातचीत से जुड़ी हुई है। और जिस तरह से गृह मंत्री की अगर बात करें, उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला, जबानी हमला बोलते उन्होंने कहा कांग्रेस की बैठक थी। दरअसल कांग्रेस की बैठक से जो बैठक को लेकर उन्होंने बात कही नरोत्तम मिश्रा जी ने, उनका कहना है कि अब किसी को नहीं है चिंता, यानी कांग्रेस की बैठक से किसी को नहीं है चिंता, कहते नजर आए नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा जनता कांग्रेस की घोषणाओं को जानती है, शिवराज की सरकार किसान और कर्मचारी हितैषी। कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवाया, 2 लाख तक कर्ज भी नहीं हुआ माफ। और आइए मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा, हम आपको सीधे सुनवाते हैं। देखो, कर्मचारियों ने मन बना लिया इनको घर बिठाने का, घर बैठे पेंशन देने का, क्योंकि पहले ये इनकी घोषणाएं देख चुके हैं, चाहे किसान कर्ज माफी की हो, चाहे पेंशन से जुड़ी हुई हो या अन्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई। एक भी वादा पूरा नहीं किया था, इसलिए इनको ही पेंशन देंगे, अब कर्मचारी देंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, ये साबित हो गया। एक आदमी का 2 लाख माफ नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवा दिया था। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहरयार खान, कांग्रेस प्रवक्ता, साथ में जुड़े हैं आशीष अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और दोनों को ही ईद की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं खबर भारत की तरफ से। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे शहरयार साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सामने आया है, कांग्रेस की बैठक को निरर्थक बताते हुए ये कहा जाए कि उन्होंने सीधे सीधे एक बार फिर से जो जबानी हमला किया, उन्होंने कहा कि अब किसी को कोई चिंता नहीं है बैठक की। क्या वाकई बैठक अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी माना जाए जैसा कि कहा जा रहा है? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी की परेशानी ये है कि 2020 में जब पिछले दरवाजे से भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक विकास पुरुष कमलनाथ की सरकार को गिराया था, तो नरोत्तम मिश्रा से ये भाजपा के नेताओं ने मोटा भाई और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह वादा करा था कि आप सरकार गिरा आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सरकार तो गिरा दी उन्होंने पूरा अपना जोर लगा के, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना आज भी सपना ही है। तो इसलिए रोज वो क्रीम पाउडर लगा के तैयार होके मीडिया के सामने आके कुछ ना कुछ ऐसा जुमला करते हैं जिससे कि वो खबरों में बने रहें। बात करें कमलनाथ जी और कांग्रेस की मीटिंग के बारे में, तो ये वही कमलनाथ है जिन्होंने 2018 में 7 महीने 10 दिन के अंदर भाजपा की 15 दिन की सरकार को गिराकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाने का काम करा। तो अब इनको फिर से फिक्र हो गई है कि कमलनाथ जी अगर 1.25 साल पहले से और लगभग 1 साल पहले से और 2.25 साल से जो तैयारी संगठन के स्तर पे कांग्रेस में कर रहे हैं, तो उससे तो साफ ये इनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में वापस कमलनाथ की सरकार जो है अपने को स्थापित करने में कामयाब होगी। और जो कमलनाथ जी ने अभी घोषणाएं शुरू करी हैं हमारे कर्मचारी भाइयों को वापस उनकी पेंशन का वादा किया गया है। मध्य प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज त्राहिमाम है, तो वो पुलिस प्रशासन उनको ही चाहता है कि कमलनाथ सरकार आए जिससे कि मध्य प्रदेश में
सम्मान तरीके से वो अपनी नौकरी कर सकें और कानून का राज मध्य प्रदेश में स्थापित हो सके। जी। तो अब नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल के नाकाम है। लगभग खरगोन की क्या घटना को देख लें तो अभी भी वहाँ पर शहरयार जी, कर्फ्यू क्या लगा हुआ है। वाकई पार्टी को भी यही लगता है कि वो गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने में नाकाम है, शायद इसलिए बार बार कांग्रेस को लेकर जो बातें कह रहे हैं? आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि नरोत्तम जी की इस बात में कितनी सच्चाई तो नहीं कहना चाहिए, कितना आधार है उनकी इस बात का? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं होती है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभी हालिया जितने भी अभियान चले, बैठकें हो, अभियान हो, ये सब के सब निरर्थक और फेल साबित हुए। घर घर चलो अभियान था, उसमें 4 कार्यकर्ता जुड़े हैं, वापस तो बताइए। सोशल मीडिया वॉरियर अभियान में कुछ लाखों कार्यकर्ता बनाने थे, सैकड़ों नहीं बने। सदस्यता अभियान में कुछ जिले ऐसे रहे जहां पर 0 नतीजा रहा, एक कार्यकर्ता नहीं जुड़ा। तो ये सिर्फ फोटो सेशन अपॉर्चुनिटीज हैं। और कमलनाथ जी जो बैठक रखते, उसमें दिग्विजय सिंह होते नहीं है, अरुण यादव होते नहीं है, राहुल भैया होते नहीं है। कमलनाथ जी आते हैं, एक बैठक करते हैं और निकल जाते हैं दिल्ली में। तो उसको क्या माना जाएगा? ये सिर्फ दिल्ली को एक संदेश देने का एक उनका प्रयास रहता है कि वे अभी भी मध्य प्रदेश में प्रासंगिक हैं। दूसरी ओर जो दिग्विजय सिंह जी ने कमर कस ली है उनको निपटाने की, खुल के वो कह रहे हैं कि मैं जगह जगह का दौरा करूंगा। फिर वो कभी सीएम का कार्यालय का घेराव करते हैं, जिसमें कमलनाथ जी कहते हैं कि मुझे बिना बताए क्यों किया था। तो ये सब क्या छुपा हुआ है? तो कमलनाथ जी तो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने पुत्र को स्थापित करना है और उसको गता बताने में शहरयार जी, बिल्कुल एक सवाल मेरा शहरयार जी, चूंकि कमलनाथ जी का जिक्र हुआ, एक बात जरूर है, कहते हैं अगर काम ज्यादा हो, पद ज्यादा हो, जिम्मेदारियां ज्यादा हो, वो शायद किसी की जवाबदेही नहीं बन सकता, लेकिन अगर धीरे धीरे काम घटता चला जाए, जिम्मेदारियां घटती चली जाएं, तो शायद आप जवाबदेही हो जाते हैं। क्या कहेंगे शहरयार जी? देखिए, कमलनाथ जी वही शख्सियत हैं जो पिछले 40 साल से लोकसभा के सांसद रहे और 15 महीने की सरकार में उन्होंने जो काम करके दिखाया, उससे भाजपा के नेता परेशान और हैरान हैं कि कमलनाथ जी ने, इनको उम्मीद थी कि सरकार गिरने के बाद दिल्ली की राजनीति में वापस चले जाएंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश में 2018 में हमने वचन पत्र में अपने 972 बिंदु बताए थे जनता को, और उसमें लगभग 400 के आसपास हमने जमीन पे धरातल पे उतारे। उसमें लगभग 27 लाख किसानों के ऋण माफी भी थी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली थी, और जनहितैषी जो काम हो रहे थे उससे घबरा के परेशान होकर ये माफियाओं को पाले हुई भाजपा सरकार ने माफियाओं के पैसे से हमारे ही कुछ साथियों को खरीद के और सरकार गिराने का काम करा, उनको डराया धमकाया, और आज वो उनकी गोद में है। अब बात करें हमारे मित्र जो भाजपा के विद्वान साथी बोल रहे थे, तो उनको मजबूरी है जब भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन सत्य ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी व्यथित हैं, परेशान है, और भाजपा में जो सरपोर्टेबल है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारी पार्टी के बारे में वो कई नेताओं के नाम गिनाए, तो यही शगुफा ये पहले छोड़ रहे थे 2018 में कि कई धड़ों में पटी हुई पार्टी, मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी शहरयार साहब 2023 में हो ही जाएगा। जी, मुझे लगता है 2023 का चुनाव जो है वो जनता इस बात का, मुझे लगता है जवाब बेहतर तरीके से दे पाएगी। अगर प्रवक्ता किसी बात का जवाब ना दे पाए तब शायद यही बिल्कुल जनता ही जवाब देगी 2018 की तरह 2023 में भी मध्य प्रदेश में जी बहुत बहुत शुक्रिया सरकार बनाकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शहरयार खान हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता और आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इसी के साथ हम अगली ब्रेकिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर जो होगी वो हमारे मध्य प्रदेश से हटकर यानी अब छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। कांकेर से बड़ी खबर है जहां नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की बात सामने आई है। गढ़चिरौली का ये मामला बताया गया है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें 2 जवानों को अब तक जंगल से निकाल पाए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र के धोडराज के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। एक घायल जवान को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए नागपुर ले जाया जा रहा है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के ढेर होने का दावा भी है। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी। बस्तर आईजी ने कांकेर बीजापुर जिले को हाई अलर्ट में रहने के निर्देश दिए।
आपको बता दें कांकेर से ये खबर, गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़। 3 जवान घायल हो गए इस मुठभेड़ में और एक जवान को घायल अवस्था में नागपुर ले जाया गया हेलीकॉप्टर के जरिए। 3 में से 2 जवान अभी तक जंगल से नहीं निकाल पाए हैं। सर्चिंग लगातार जारी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांकेर संवाददाता टोकेश्वर साहू। टोकेश्वर, जिस तरह से 2 लोगों के लिए अभी भी सर्चिंग लगातार जारी है, कहां तक की अपडेट है? जी टोकेश्वर। जी मैडम, बताना चाहूँगी ये जो घटना है वो हाँ जी, गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ से गढ़चिरौली की जो सीमा है उसमें लगा हुआ है। उस जंगल में जवानों का और नक्सलियों का सुबह जो है मुठभेड़ हो गया। हाँ। उस मुठभेड़ में जो है 3 जवानों की जो है घायल होने की खबर मिली है और एक जवान जो है उसको हेलीकॉप्टर से नागपुर के लिए इलाज के लिए उसे रवाना किया गया है। जी, क्या मामला है आगे? 2 लोग जिनकी सर्चिंग अभी तक जारी है, मेरा सवाल ये था वो 2 लोग अब सर्च हो पाए या नहीं हो पाए, या लगातार अभी भी जारी है? अभी की अपडेट क्या कहती है आपकी? जी, अभी बताना चाहूँ, अभी की जो अपडेट है वो जो दोनों जवाने जो हैं अभी तक जंगल से उनको जवान जो है वापस नहीं निकाल पाए हैं और अभी भी मुठभेड़ वहाँ पर जो है जारी है लगभग, मगर वहाँ जो है जवान अभी और सर्चिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि और वहाँ आसपास सर्चिंग कर सके। और बस्तर आईजी जो है उन्होंने बीजापुर और कांकेर जिला को हाई अलर्ट पे रख दिया है। जी बिल्कुल, कई नक्सलियों के ढेर होने का भी दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। वहां के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, प्रशासन ने उसके लिए भी व्यवस्थाएं कर दी होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टोकेश्वर हमसे जुड़ने के लिए। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ से है। एक बार फिर से नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की एक खबर छत्तीसगढ़ से आई है, जहां 3 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की अभी तक सर्चिंग लगातार जारी है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जंगल में अभी भी गुम, उनकी सर्चिंग लगातार जारी है ताजा अपडेट के अकॉर्डिंग। और एक घायल जो गंभीर रूप से घायल हुआ है जो इस मुठभेड़ में, उसको हेलीकॉप्टर के जरिए नागपुर ले जाया गया है, जहां इलाज जल्दी ही शुरू होगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।